एक आदमी जो कभी मिलिट्री में था, 22 सालों के जंग का तजुर्बा है, मौत की आहटों से दोस्ती है, लेकिन जिंदगी ने उसे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बना दिया है। उम्र की ढलान पर लुढ़कता हुआ ये आदमी किसी तरह अपनी जरूरतों को पूरा करने में लगा था। लेकिन अचानक सब कुछ तब बदल जाता है जब उसकी भतीजी को एक डेंजरस माफिया गैंग वाले उठा लेते हैं। ना उसके पास पुलिस का सपोर्ट है, ना सिस्टम का बैकअप। वो अकेला है और उसके पास कुछ है तो सिर्फ जिद और एक मिशन, लड़की को हर हाल में ढूंढना। लेकिन सवाल आता है कि आखिर माफिया उसकी भतीजी के पीछे क्यों पड़ी थी? क्या वो फिर से मैदान में उतरेगा या हार मान लेगा? पूरी माफिया गैंग के सामने अकेला बूढ़ा फौजी क्या कर पाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब है ये वीडियो। 2025 में रिलीज इस कहानी को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली है, जबकि रोटन टोमेटोज इसे 49% फ्रेश बताता है। ये एक R रेटेड कहानी है, इसलिए बच्चे इसे ना देखें तो बैठ जाइए अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर, क्योंकि ये कहानी मारधार एक्शन से भरपूर है। और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। कहानी के पहले ही सीन में हमें कहानी के मुख्य किरदार लेवन केट को दिखाया जाता है, जो एक गाड़ी में सो रहा था। अलार्म के बजने से उसकी आंख खुल जाती है। वो फ्रेश होकर अपना काम करने के लिए रेडी हो जाता है। दरअसल लेवन उसी कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर अपनी गाड़ी में सो रहा था, जहां वो सुपरवाइजर का काम करता है। कुछ देर बाद साइट के वर्कर्स काम शुरू करने से पहले ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक वर्कर लेवन को खाना ऑफर करता है, जिसे लेने से लेवन मना करता है, लेकिन वर्कर की जिद के आगे वो झुक जाता है। इसके बाद लेवन सबको काम समझाता है और सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। फिर लेवन ऑफिस में जाता है, जहां इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ओनर जो और कार्ला बैठे होते हैं। वहीं पर उनकी बेटी जेनी भी होती है। तभी जेनी अपने पापा से पैसे मांगने लगती है, क्योंकि उसका सेमेस्टर खत्म हो गया था और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहती थी। जो और कार्ला थोड़ी आनाकानी के बाद बेटी को पैसे दे देते हैं। इस बीच लेवन की नजर एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसमें से 2 गुंडे साइड के अंदर जा रहे थे। लेवन को समझते देर नहीं लगती कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बिना देरी किए उस तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे उसी वर्कर को मार रहे थे, जो लेवन को खाना ऑफर कर रहा था। लेवन गुंडों को समझाने की कोशिश करता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। गुंडे लेवन को ही मारने के लिए बढ़ते हैं। वो एक बाल्टी उठाता है और उन गुंडों को धोने लगता है। इसके साथ लात और घूसों की बरसात भी कर देता है। हल्ला गुल्ला सुनकर बाकी गुंडे भी वहां आ जाते हैं, जो गाड़ी के अंदर बैठे थे। इससे पहले कि वो कुछ करते, लेवन सबको शॉटगन के निशाने पर ले लेता है। सभी गुंडे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद लेवन अपने काम में लग जाता है, लेकिन साइड पर सभी को पता चल जाता है कि लेवन ने गुंडों को धो दिया है। एक अकेला आदमी इतना सब तभी कर सकता है जब उसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हो। तभी जेनी वहां आती है और लेवन से बातें करने लगती है। वो पूछने लगती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि तुम मिलिट्री में थे। इस पर लेवन कहता है कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। तो जेनी लेवन से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे भी ये सब सिखा दो। लेवन वादा करता है कि वो समय आने पर उसकी मदद करेगा। एक दुर्घटना में लेवन की पत्नी गुजर चुकी थी और लेवन का फादर इन लॉ इस घटना का जिम्मेवार लेवन को ही मानता है और उससे बहुत नाराज रहता है। लेवन की एक बेटी थी जिसका नाम मैरी था। मैरी की कस्टडी लेवन के फादर इन लॉ के पास थी, जबकि लेवन हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे के लिए ही अपनी बेटी से मिल सकता था। लेकिन उसका फादर इन लॉ आए दिन नए नए हथकंडे अपनाता रहता था ताकि लेवन अपनी बेटी से ना मिल सके। आज हफ्ते का वो दिन था जब लेवन मैरी से मिल सकता था, तो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंच जाते हैं। फिर लेवन अपनी बेटी को एक फोटो फ्रेम देता है जिसमें मैरी की मां की तस्वीर लगी थी। वो अपनी मां को देखकर थोड़ा भावुक हो जाती है। अगले सीन में लेवन अपने वकील से मिलने जाता है ताकि उसे मैरी की कस्टडी वापस मिल सके। वकील बताता है कि तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगे हैं कि 22 साल तक मिलिट्री में काम करने की वजह से तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हो। तुम्हारा फादर इन लॉ अपनी पूरी ताकत लगा रहा है मैरी की कस्टडी अपने पास रखने के लिए, और तुम्हारे पास रहने के लिए एक घर तक नहीं है। लेवन किसी भी हालत में अपनी बेटी के साथ रहना चाहता था, क्योंकि उसके अलावा उसका अपना कोई नहीं था। वो अपने वकील को काफी पैसे देता है और हर मुमकिन कोशिश करने के लिए कहता है। बाद में वो एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है और दोस्तों यही वजह थी कि वो कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर अपनी गाड़ी में सो जाया करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने एक नाइट क्लब में आई है।
वहां पर वो सभी काफी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक आदमी जिसका नाम वाइपर था और उसकी साथी आर्टेमिस उन सभी लड़कियों को गौर से देख रहे थे। फिर वाइपर सभी लड़कियों की वीडियो बनाकर किसी को भेज देता है। आर्टेमिस वाइपर से पूछती है कि क्या हो रहा है। वाइपर बताता है कि जिस आदमी को उसने इन लड़कियों की वीडियो भेजी है वो इन सभी में से किसी एक को चुनेगा और उसे उन सभी में से सिर्फ एक लड़की चाहिए। वाइपर आर्टेमिस को बताता है कि उन दोनों को इस काम के बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। उस नाइट क्लब में जेनी और उसके दोस्त काफी देर तक मौज मस्ती करते हैं। बाद में वहां से निकलकर किसी दूसरे नाइट क्लब में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद टेबल बुक करने के लिए जेनी एक बारटेंडर से बात करती है, फिर अपने टेबल पर चली जाती है। तभी बारटेंडर वाइपर और आर्टेमिस को वहां पर बुला लेता है ताकि वो अपना काम कर सके। कुछ देर बाद जेनी की एक दोस्त की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो जेनी उसे लेकर बाथरूम आ जाती है। जेनी को बाथरूम जाते हुए बारटेंडर देख लेता है और वाइपर को मैसेज कर देता है ताकि वो तैयार रहे। मौका मिलते ही वाइपर और आर्टेमिस जेनी को किडनैप कर लेते हैं। अगले दिन लेवन कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है तो उसे ऑफिस से 2 पुलिस वाले जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो जो और कार्ला से बात करने लगता है। दोनों पति पत्नी बताते हैं कि जेनी मिल नहीं रही है, वो अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब गई थी और अब तक घर नहीं आई है। वो कहते हैं कि हमने अपने पहचान के एक पुलिस अधिकारी से बात की है जिसका कहना है कि ऐसे मामलों में गुमशुदा इंसान का मिलना लगभग नामुमकिन होता है। दोनों पति पत्नी लेवन से कहते हैं कि हमें मालूम है कि तुम मिलिट्री में थे, इसलिए तुम किसी तरह जेनी को ढूंढ दो। वो लेवन को पैसे भी देने लगते हैं, लेकिन लेवन ये काम करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा और इस तरह का काम करना छोड़ चुका हूं, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जेनी के गुम हो जाने के कारण अंदर से बेचैन जरूर था, इसलिए वो अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है जो पहले उसके साथ मिलिट्री में काम करता था। लेवन का दोस्त एक मिशन में अपनी आंखें खो चुका था और अब रिटायर होकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेवन अपने दोस्त को अपने दिल का हाल बताता है कि जेनी बहुत अच्छी बच्ची थी और मैंने उसकी मदद करने का वादा किया था। अब जब वो खो गई है तो मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रह सकता। लेवन का दोस्त उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम अपने समय के बेहतरीन फौजी थे, अगर वो बच्ची तुम्हारे लिए मायने रखती है तो तुम अपना पूरा जोर लगा दो उसे वापस लाने के लिए। लेवन अपने दोस्त की बात मानते हुए जो और कार्ला के घर पहुंच जाता है। कार्ला बताती है कि जो गहरे सदमे में है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जेनी को वापस लाने के लिए क्या करें। लेवन जो से बात करने पहुंचता है और कहता है कि मेरे बुरे वक्त में तुमने मेरा साथ दिया था और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं ढूंढ कर लाऊंगा जेनी को, क्योंकि तुम सब मेरी फैमिली की तरह हो। इसके बाद लेवन अपने काम पर लग जाता है। वो जेनी से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा करता है जिससे उसे उस नाइट क्लब के बारे में पता लग जाता है जहां से जेनी गायब हुई थी। वो नाइट क्लब के अंदर बैठ जाता है और उस बारटेंडर पर नजर रखने लगता है जिसने जेनी के बारे में उन किडनैपर्स वाइपर और आर्टेमिस को खबर दी थी। लेवन देख लेता है कि बारटेंडर लोगों को नशे का सामान बेच रहा है, मतलब साफ था कि उसके ऊपर किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ था। फिर वहां से निकलकर लेवन नाइट क्लब की उन जगहों की छानबीन करने लगता है जहां से जेनी को लेकर गए थे। उस जगह पर लेवन को जेनी के इयररिंग्स का एक टुकड़ा मिल जाता है जिससे उसे समझ आ जाता है कि जेनी की किडनैपिंग यहीं से हुई थी। काफी देर बाद बारटेंडर अपने नाइट क्लब को बंद करता है और अपने ठिकाने पर जाने लगता है, लेकिन इस बीच लेवन ने बारटेंडर की गाड़ी में एक ट्रैकर लगा दिया था ताकि उसकी लोकेशन का पता लगा सके। जैसे ही बारटेंडर जाने लगता है तो लेवन भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद लेवन बारटेंडर के घर के अंदर पहुंच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर वो बारटेंडर से जेनी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन बारटेंडर इतनी आसानी से मुंह कैसे खोल देता, तो लेवन उसका मुंह खुलवाने लगता है। वो उसे टॉर्चर करते हुए जेनी कहाँ है से लेकर उसका बॉस कौन है तक बहुत कुछ पूछ रहा था। बारटेंडर कहने लगता है कि वो सब बहुत खतरनाक लोग हैं, तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को भी खत्म कर देंगे। लेवन को ऐसे लोगों से निपटने की आदत थी, इसलिए वो परवाह नहीं करता, उसे तो बस उन सब का नाम जानना था। वो बारटेंडर से कुछ और पूछ पाता, इतने में उसके 2 दोस्त वहां आ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए बारटेंडर चिल्लाने लगता है तो उसके दोनों दोस्त खतरे को भापते हुए अपनी गन निकाल लेते हैं, लेकिन लेवन बारटेंडर को ढाल बनाकर उनके सामने आ जाता है। दोनों गोलियां चलाते हैं जिससे बारटेंडर वही ढेर हो जाता है। फिर लेवन अपनी शॉटगन के 2 राउंड से उन दोनों का भी काम तमाम कर देता है, लेकिन अब समस्या ये थी
कि जेनी के बारे में बता पाने वाला इकलौता इंसान मर चुका था। फिर लेवन अपना दिमाग लगाता है और उन सब की छानबीन करने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि ये सभी माफिया के आदमी थे। इसके बाद लेवन वहां से बहुत सारे पैसे उठाता है और निकल जाता है। दूसरी तरफ जेनी को दिखाया जाता है, जिसे बांधकर एक कमरे में कैद कर रखा था। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पार्टी करने और इस हालत में पहुंचने का पछतावा होने लगता है। इधर लेवन उस बिल्डिंग के बाहर माफिया के लोगों के आने का इंतजार कर रहा था, जहां बारटेंडर रहता था। थोड़ी देर बाद वहां एक गाड़ी आती है और 2 नमूनों के साथ एक माफिया बॉस वोलो बाहर निकलता है। फिर वो अंदर जाते हैं और वहां का हाल देखते हैं। एक नमूना बोलने लगता है कि ये सभी आपस में लड़ गए होंगे और फिर एक दूसरे को मार दिया होगा। ये सब सुनकर वोलो उस नमूने को तमाचा जड़ देता है और कहने लगता है कि यहां से पैसे गायब है। तो दूसरा नमूना बोलता है कि कोई पागल ही होगा जो हमारे पैसे चुराएगा। फिर वोलो कहता है कि इन सबकी मौत शॉटगन से हुई है। क्या तुम्हें यहाँ शॉटगन दिखाई दे रही है? मतलब कोई इन तीनों को मारकर मेरे पैसे ले गया है। इसके बाद वोलो वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है, तो लेवन भी उसका पीछा करने लगता है। एक तरफ वोलो अपने घर पहुंचकर परेशान बैठा होता है कि उसके लोगों को किसने मारा, तो दूसरी तरफ लेवन दूर से उस पर नजर रखे हुए था। कुछ देर बाद वोलो की पत्नी घर से बाहर जाती है और वोलो अकेला रह जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए लेवन घर के अंदर घुस जाता है और वोलो के सामने प्रकट हो जाता है। इससे पहले कि वोलो कुछ रिएक्ट करता, एक घूसा पड़ते ही वो बेहोश हो जाता है। जब तक उसे होश आता है तब तक लेवन ने उसे कुर्सी से बांधकर स्विमिंग पूल के पास बैठा दिया था। फिर वो उससे सवाल जवाब करने लगता है। वोलो कहता है कि मैं ही ब्रदरहुड को चलाता हूं, जो कि एक मशहूर माफिया गैंग है। मुझ पर हाथ उठाने का मतलब है दुनिया से उठ जाना, और तुम्हारे दोस्तों और परिवार को भी कोई नहीं बचा सकता। लेवन ये सब सुनने नहीं आया था, तो वो वोलो को धोने लगता है। फिर लेवन चुराए हुए पैसे उसके मुंह पर फेंककर मुद्दे की बात पर आता है और जेनी के बारे में पूछने लगता है। वोलो कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता, तो लेवन कहता है कि वो बार जहां से तू अपने काले धंधे करता है, ये वहीं से किडनैप हुई है। अब वोलो को सारा मामला समझ आ जाता है और वो दूसरी भाषा में कुछ बोलने लगता है। लेवन को दिमी नाम के अलावा कुछ समझ नहीं आता। लेवन कहता है मुझे तेरे धंधे से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये लड़की चाहिए। लेकिन अक्ल के अंधे वोलो को उसकी बातें कहां समझ आने वाली थी, तो लेवन मजबूर होकर उसका काम तमाम कर देता है। अब लेवन के पास एक ही सुराग बचा था, वो नाम दिमी, तो वो उसका पता लगाने निकल जाता है। इधर वोलो के मरने की खबर उसके लोगों तक पहुंचती है और उन दोनों नमूनों का पिता सिमोन वहां पहुंचता है। फिर वो पूरे मामले को समझने लगता है कि ये कौन है जो मेरे लोगों को मारता है, पैसे चुराता है, फिर पैसे वापस फेंक देता है और फिर एक आदमी को मार देता है। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? आगे हमें समझ आता है कि दिमी वोलो का बेटा है, जो बुरे धंधे करता है और आयाश टाइप का इंसान है। फिर सिमोन अपने दोनों नमूने बेटों को कहता है कि इस आदमी को ढूंढकर मेरे पास लाओ। अगले सीन में हम जेनी को देखते हैं, जिसके पास किडनैपर आर्टेमिस खाना लेकर आती है। जेनी उसे समझाने लगती है कि शायद ये सभी लोग गलत लड़की को उठा लाए हैं, वो एक सीधी साधी लड़की है। लेकिन आर्टेमिस उसे धमकाते हुए कहती है कि अब यही तेरी जिंदगी है। दूसरी तरफ लेवन ड्रग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले अपने दोस्त को फोन करता है और दिमी के बारे में पूछने लगता है। उसका दोस्त बताता है कि ये सभी माफिया के बड़े लोग हैं और बहुत खतरनाक भी है। फिर वो एक बार के बारे में बताता है जहां से माफिया के लोग अपना धंधा चलाते हैं। तो लेवन उस बार में पहुंच जाता है और सही आदमी के आने का इंतजार करने लगता है। वहां वो किडनैपर आर्टेमिस कैमरे से बाहर के लोगों पर नजर रख रही थी। तभी उसकी नजर लेवन पर जाती है और उसको कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वो अपने एक साथी को लेवन के पास जाने को कहती है। उसका साथी लेवन के पास जाता है तो लेवन उसे नोटों का एक बंडल दिखाता है। नोट देखकर वो आदमी लेवन को अंदर ले जाता है, जहां उस बार का बॉस डच बैठा होता है। डच पूछता है कि क्या चाहिए तुझे? लेवन कहता है कि मुझे केमिकल चाहिए, लेकिन उन सबको लगता है कि लेवन एक पुलिस वाला है, इसलिए डच के इशारे पर सब मिलकर लेवन की कुटाई करने के लिए बढ़ने लगते हैं। लेकिन अपना हीरो कहाँ कम था, वो एक एक करके उस सभी को धो देता है। फिर डच को समझ आ जाता है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं, एक वर्किंग मैन यानी मजदूर है जो बहुत सख्त है। फिर दोनों बैठकर डीलिंग करने लगते हैं। डच पूछने लगता है कि क्या, कितना और कब चाहिए, तो लेवन बड़ी सफाई के साथ कहानी बताने लगता है ताकि किसी को उसके असली इरादों के बारे में भनक ना लगे।
डच को विश्वास हो जाता है कि लेवन एक जेन्युइन खरीदार है। फिर डच उसे एक रेस्टोरेंट का पता देता है और सुबह माल ले जाने को बोल देता है। अगली सुबह वो रेस्टोरेंट पहुंचता है तो किडनैपर आर्टेमिस और उसका साथी उसे पैसे के बदले माल दे देते हैं। लेवन माल लेकर निकल जाता है और आगे नदी में फेंक देता है। उसी रात को वाइपर और आर्टेमिस जेनी को लेकर उस आदमी के पास लेकर आते हैं जिसके इशारे पर जेनी को किडनैप किया गया था। ये जेनी को उस आदमी के पास छोड़कर बाहर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि वो आदमी जेनी को कुछ करता, जेनी उसके चेहरे को काट लेती है। वो आदमी गुस्से में वाइपर और आर्टेमिस के पास आता है और भड़कते हुए जेनी को ले जाने को बोल देता है। तो ये दोनों भी वैसा ही करते हैं। इधर डच लेवन को फोन करके पूछता है कि माल अच्छा था या नहीं, तो लेवन कह देता है कि हाँ ठीक था, मुझे और चाहिए। इस पर डच कहता है अब और माल लेने से पहले तुझे किसी से मिलना होगा। फिर लेवन डच के बताए जगह पर पहुंच जाता है और पैसे देकर माल की डिमांड करने लगता है। तो वहां बैठा एक आदमी कहता है कि मैं हूं दिमी और ये सारा धंधा मैं ही चलाता हूं। थोड़ी छानबीन करने बाद जब दिमी को विश्वास हो जाता है कि लेवन एक जेन्युइन खरीदार है, तब वो जाहिर करता है कि डच उसके लिए ही काम करता है। फिर वो लेवन को माल दे देता है। दरअसल ये वही दिमी था जिसे ढूंढने के लिए लेवन ये सब कर रहा था। एक बार फिर लेवन उस माल को टॉयलेट में फ्लश कर देता है क्योंकि उसे माल की जरूरत नहीं थी, दिमी के बारे में पता लगाना था। अब लेवन उस बारटेंडर का फोन निकालता है जो उसने उसे मारने के बाद अपने पास रख लिया था। उस फोन से लेवन को वाइपर का पता चल जाता है जो उस रात को जेनी के आसपास मंडरा रहा था। फिर वाइपर को ढूंढते हुए वो उसी बार के बाहर पहुंच जाता है जिसके बारे में ड्रग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले उसके दोस्त ने बताया था। लेकिन माफिया बॉस सिमोन के लोगों को लेवन के बारे में पता चल जाता है जो उसे पहले से ढूंढ रहे थे। तब लेवन एक बाइक लेकर वहां से भागने लगता है। सिमोन के दोनों नमूने बेटे अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। काफी देर तक इनकी चेसिंग चलती रहती है। गुंडे लेवन पर गोलियों की बौछार करते हैं, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचाता हुआ उन सबसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता रहता है। इस भागदौड़ के बीच लेवन की बाइक एक पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है। पुलिस वाले इसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इतने में दोनों नमूने वहां आ जाते हैं और पुलिस वालों को पैसे देकर लेवन को छोड़ देने को कहते हैं। दरअसल ये दोनों पुलिस वाले भी माफिया से मिले हुए थे। तभी एक पुलिस वाली लेवन को मारकर बेबस कर देती है। इसके बाद दोनों नमूने गाड़ी में लेवन से पूछताछ करने लगते हैं कि तूने जिस आदमी को स्विमिंग पूल में डुबाकर मारा था वो हमारा चाचा था। फिर वो ये भी पूछने लगते हैं कि तू दिमी को कैसे जानता है और उससे क्या चाहिए तुझे। लेवन इनकी बकवास से बोर हो जाता है और दोनों को धोने लगता है। इन सब के बीच काफी हाथापाई होती है और एक गोली ड्राइवर को लग जाती है। ड्राइवर के मरने की वजह से गाड़ी बेकाबू होकर एक नदी किनारे पहुंच जाती है। फिर बिना देर किए लेवन दोनों नमूनों को ऊपर पहुंचा देता है। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है और एक लात मारकर गाड़ी को नदी में डुबो देता है। माफिया बॉस सिमोन जब अपने बेटों की लाश देखता है तो पागल जैसा हो जाता है। वो अपने लोगों से कहता है कि ब्रदरहुड की मीटिंग बुलाओ। इधर दिमी वाइपर और आर्टेमिस के साथ बात कर रहा था। दरअसल दिमी इन दोनों पर काफी गुस्सा था क्योंकि जेनी ने उस आदमी का चेहरा काट लिया था और वो आदमी इससे काफी नाराज था। जेनी की इस हरकत से दिमी को बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए वो अपने दोनों चमचों को खड़ी खोटी सुना रहा था। दोनों अपनी गलती की माफी मांगते हैं। फिर दिमी कहता है कि वो कस्टमर चाहता है उस लड़की को मार दिया जाए, तो जाओ उसे मार दो। दूसरी तरफ माफिया बॉस सिमोन ब्रदरहुड की मीटिंग में अपने साथियों को बताता है कि हमारे धंधे को निगलने के लिए एक शैतान आ गया है। इसने पहले मेरे 3 लोगों को मारा, फिर मेरे भाई वोलों को मार दिया और अब मेरे दोनों बेटों को भी मार दिया है। सिमोन की बातों को सुनकर ब्रदरहुड का दूसरा बॉस यूरी पूछता है कि दिमी कहाँ है, तो सिमोन कहता है कि दिमी अंडरग्राउंड है, वो आसानी से नहीं मिलेगा। तब यूरी सिमोन से कहता है कि ये मेरे हंटर्स हैं और ये दिमी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। सिमोन उन हंटर्स को साथ लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में सिमोन उन हंटर्स के साथ एक बार में पहुंच जाता है जहां दिमी कुछ फूंक रहा था। एक हंटर वहां अंधाधुंध हवाई फायरिंग करने लगता है। फिर सिमोन दिमी के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे बाप को किसी ने मार दिया है और उसी ने मेरे दोनों बेटों को भी मार दिया है। लेकिन दिमी को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर सिमोन दिमी को लेवन की फोटो दिखाता है और पूछने लगता है कि ये आदमी कौन है।
डरते हुए दिमी बताता है कि मैं इससे धंधे के सिलसिले थोड़ी देर के लिए मिला था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो लेवोन की आईडी इन्हें दिखाता है। सिमोन कहता है इन सब लोगों को इसी ने मारा है और इसका अगला शिकार तू है। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हंटर्स लेवोन की आईडी से लेवोन और उसके परिवार के लोगों की पूरी कुंडली निकाल लेते हैं। अगले सीन में हमें लेवोन के फादर इन लॉ को दिखाया जाता है, जिसके पास वो सभी हंटर्स पहुंच जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। उधर मैरी के स्कूल से लेवोन को फोन आता है कि आपकी बेटी को लेने कोई नहीं आया है। तो लेवोन अपनी बेटी के स्कूल पहुंचता है, उसे गाड़ी में बिठाता है और अपने फादर इन लॉ के घर की तरफ निकल जाता है। लेवोन के फादर इन लॉ आज ना तो स्कूल आए हैं और ना ही फोन उठा रहे हैं। लेवोन समझ जाता है कि जरूर कुछ हुआ है। वहां पहुंचने पर वो देखता है कि घर में आग लगी हुई है और उसके फादर इन लॉ अंदर ही है। वो जैसे तैसे उन्हें घर से बाहर निकालता है। थोड़ी सांस लेने के बाद लेवोन के फादर इन लॉ बोलने लगते हैं कि तुम माफिया के लोगों से पंगा क्यों ले रहे हो, वो तुम्हें ढूंढते हुए यहां आए थे। तभी मैरी उन्हें टोकते हुए कहती है कि इन्होंने अभी अभी आपको बचाया है और आप इन्हें ही भला बुरा कह रहे हैं। तो फादर इन लॉ को भी बात समझ आती है। लेवोन अपने फादर इन लॉ से कहता है कि आप हॉस्पिटल जाइए, वहां आप सेफ रहेंगे, मैं मैरी को अपने साथ ले जाता हूं। और वो मैरी को लेकर उसी दोस्त के पास पहुंच जाता है जो अंधा था। फिर लेवोन अपने दोस्त को अब तक हुई सारी चीजों के बारे में बताता है। लेवोन कहता है कि दिमी ही इन सब के पीछे है, वही बता सकता है कि जेनी कहाँ है। अब सीधी टक्कर का टाइम आ गया है। ये सुनकर अंधा दोस्त अपनी राइफल्स और गन्स का कलेक्शन लेवोन को दिखाता है। लेवोन काफी सारा गोला बारूद अपनी गाड़ी में भर लेता है। फिर वो अपने दोस्त को मैरी का ख्याल रखने के लिए बोलता है और निकल जाता है शिकार करने। इधर वाइपर और आर्टेमिस अपने बॉस दिमी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जेनी को मारने के लिए कहीं ले जा रहे थे। तभी बेहोश पड़ी जेनी की आंख खुलती है और वो इन पर अपने लातों से हमला कर देती है। इस हाथापाई में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौका मिलते ही जेनी जंगल में भागने लगती है। वाइपर और आर्टेमिस भी उसके पीछे लग जाते हैं ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन जेनी किसी तरह उन दोनों को चकमा देकर निकल जाती है। फिर वो उन्हीं पुलिस वालों को मिल जाती है जिन्होंने लेवोन को पकड़वाया था। ये पुलिस वाले जेनी को वही ले जाते हैं जहां वाइपर और आर्टेमिस उसे लेकर जा रहे थे। फिर वाइपर और आर्टेमिस उसे मारने ही वाले थे। तभी उस कस्टमर का फोन आता है जिसका चेहरा जेनी ने काट लिया था। वो कहता है मुझे अपना हिसाब बराबर करना है, इसे मेरे पास लेकर आओ। और इस तरह जेनी की जान फिलहाल के लिए बच जाती है। इधर लेवोन पूरी तैयारी के साथ दिमी के अड्डे पर पहुंच जाता है और एक एक करके उसके आदमियों को ठिकाने लगाने लगता है। सबको निपटाने के बाद वो दिमी के पास पहुंचता है और उसके हाथ में एक गोली दाग देता है। फिर जेनी के बारे में पूछने लगता है। दिमी को डर था कि अगर उसने जेनी का पता बता दिया तो लेवोन उसे मार देगा। तो लेवोन उसे अपने साथ लेकर उस जगह जाने लगता है जहां पर जेनी को रखा हुआ था। उस जगह पर पहुंचने के बाद लेवोन दिमी को गाड़ी से निकालता है और पूछने लगता है कि उन्होंने जेनी को ही किडनैप क्यों किया था। फिर दिमी पूरा गेम बताता है। ये लोग क्लब में आने वाली लड़कियों की फोटो अपने कस्टमर को भेजते हैं। वो जिसे सिलेक्ट कर लेते हैं उसे किडनैप कर लिया जाता है और उन तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरह ये बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। ये सब सुनकर लेवोन की सटक जाती है और वो दिमी को वहीं पर ठोक देता है। इसके बाद वो अपना साजो सामान लेकर जेनी को छुड़ाने क्लब की तरफ जाने लगता है। क्लब में काफी लोग नाच गा रहे थे। लेवोन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और रास्ते में आने वाले सभी गुंडों को निपटा रहा था। इधर डच को लेवोन के किए हुए कांड के बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों के साथ उस क्लब के लिए निकल जाता है। इस बीच लेवोन कुछ और गुंडों को खत्म करता है। दूसरी तरफ वाइपर और आर्टेमिस जेनी को एक जगह पर बांध देते हैं। फिर उस कस्टमर को वहां बुलाया जाता है ताकि वो अपना बदला ले सके। वो आदमी जेनी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेनी को कुछ नुकसान पहुंचाने से पहले इन सबको धमाके की आवाज आती है। ये लेवोन था जो बम और गोली दागते हुए क्लब के अंदर के गुंडों को मार रहा था। धमाके की आवाज सुनकर वाइपर, आर्टेमिस और वो कस्टमर भी चौकन्ने हो जाते हैं। लेवोन गुंडों को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। क्लब के सभी लोग बाहर भागने लगते हैं और डच अपने आदमियों के साथ क्लब के अंदर आ जाता है। पूरे क्लब में भसर मच जाती है। लेवोन पर चारों तरफ से हमला होने लगता है। कोई बाइक लेकर उसे मारने आ जाता तो कोई राइफल लेकर, लेकिन लेवोन बिना भेदभाव के सबको निपटाता जाता है। इधर जेनी समझ जाती है कि बाहर गुंडों को लेवोन ही मार रहा है, इसलिए वो उसे आवाज लगाने लगती है। लेकिन
आर्टेमिस उसका मुंह दबा देती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा सके। इस बीच डच लेवन से भिड़ जाता है। ये दोनों ही मिलिट्री में काम कर चुके थे, इसलिए एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लेकिन किसी तरह लेवॉन इसे भी खत्म कर ही देता है। अब तक सभी गुंडे खत्म हो चुके थे, तो लेवॉन और अंदर जाने लगता है जेनी को ढूंढने के लिए। तभी उसे जेनी की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचता है तो सामने वो कस्टमर दिखाई देता है। लेवॉन एक ही गोली से उसे उड़ा देता है। इसके बाद लेवॉन वाइपर को पीटना शुरू कर देता है और जेनी आर्टेमिस को अपने लातों का शिकार बना लेती है। एक तरफ वाइपर का काम तमाम होता है और दूसरी तरफ जेनी इसका गला घोंट देती है। इतने में सिमोन हंटर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। हंटर्स देखने लगते हैं कि किसने इतनी तबाही मचाई है। तभी वो दोनों पुलिस वाले जो दिमी से मिले हुए थे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन हंटर्स को नहीं पता था कि ये पुलिस वाले उनकी ही साइड है, इसलिए एक हंटर पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और दोनों पुलिस वाले गाड़ी के साथ ही जल जाते हैं। भाई बुरे काम का बुरा नतीजा। तभी लेवॉन और जेनी को बाहर आता देख दोनों हंटर्स उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। लेवॉन एक जगह छुपकर गोलियों से बच रहा था और मौका देखकर एक हंटर को अपनी गोली का शिकार बनाता है और दूसरे को बम से उड़ा देता है। अब रास्ता बिल्कुल साफ था। लेवॉन अपनी बंदूक को वहीं छोड़ता है और जेनी को लेकर निकल जाता है। उन दोनों को जाते हुए सिमोन देख लेता है, लेकिन उनसे उलझता नहीं। फिर सिमोन ब्रदरहुड के दूसरे बॉस यूरी को फोन करता है और उसे बताता है कि वो शैतान लड़की के साथ निकल गया है। यूरी कहता है कि शैतान को जो चाहिए था वो मिल गया है, हमारे धंधे का उससे कोई वास्ता नहीं है, उसे भूल जाओ। तब सिमोन कहता है कि मैं जानता हूं कि हमारा धंधा कैसे काम करता है, लेकिन मैं अपने बेटों के हत्यारे को कैसे छोड़ सकता हूं। इस पर यूरी कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मरना होगा, क्योंकि हमारा धंधा तुम्हारे बदले से कहीं ऊपर है। और वो फोन काट देता है। मतलब साफ था कि अब सिमोन का मरना भी तय था, इसलिए अब लेवॉन और जेनी के पीछे आने वाला कोई नहीं बचा था। फिर लेवॉन जेनी को उसके घर पहुंचा देता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में लेवॉन अपने अंधे दोस्त के घर पहुंचता है, जिसको देखकर मैरी काफी खुश हो जाती है। फिर लेवॉन उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहां खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी और मेरा काम पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर करें। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस कहानी को आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। फ्यूचर में ऐसे और दमदार एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बन जाइए हमारी कम्युनिटी का हिस्सा और मैं मिलता हूं आपसे एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।